सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अभ्युदय जिंदल को। तो अभी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि एक राष्ट्र व्यापार संघ है और इसने अभी अभ्युदय जिंदल को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभ्युदय जिंदल ये जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर है। बाकी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में और अभी अध्यक्ष बन गए हैं अभ्युदय जिंदल। वैसे हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री कौन है? तो वो पीयूष गोयल है। अच्छा, इसी तरह से एक और जिंदल का नाम आपको याद आएगा, नवीन जिंदल। हमने पढ़ा था, अब ये इंडियन स्टील एसोसिएशन के हेड बने थे जो कि जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन हैं। बाकी विजया किशोर रहाटकर के बारे में कल ही पढ़ा, राष्ट्र महिला आयोग की अभी अध्यक्ष बनी है 9th नंबर की, और संजीव खन्ना हमारे अगले 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज करवाता हूं जो हमने सारे 2024 में पढ़े हैं। जैसे कि रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने थे सतीश कुमार, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बी श्रीनिवासन बने। सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने राजविंदर सिंह भट्टी। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी बने। नेस्कॉम की चेयरपर्सन सिंधु गंगाधरन बनी। नेस्कॉम के प्रेसिडेंट राजेश नाम्बियार बने। आईसीसी के नए अध्यक्ष होंगे जय शाह, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष होंगे मोहसिन नकवी। उसके अलावा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल बनेंगे संजीव रंजन, और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डायरेक्टर जनरल अशोक कुमार सिंह बने। तो यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने पी हरीश, इंपॉर्टेंट नाम है। अभी प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए डायरेक्टर निदेशक बने थे राहुल नवीन, अभी एग्जाम में प्रश्न आया ये। और अभिनव बिंद्रा जो कि शूटर है, ओलंपिक में हमारे लिए पहला गोल्ड यही लेकर के आए थे 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था वहां पे। अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग का उपाध्यक्ष इनको बनाया गया था। उसके अलावा ओलंपिक ऑर्डर से भी अभी इनको सम्मानित किया गया था। और कैबिनेट सचिव नए बन गए, टीवी सोमनाथन नाम है। टेलीग्राम के फाउंडर का नाम पावेल डुरोव है। इनका नाम न्यूज में रहा था और आपको याद होगा जब भी ये शीट मैंने आपको रिवाइज कराई है, हर बार मैंने बोला है देखो ये नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी 1-2 दिन पहले ही उड़ीसा में जो सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ वहां पे ये प्रश्न पूछा गया। आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी कोई क्वेश्चन पे मैं जोर दे हूँ, कोई क्वेश्चन अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो। वैसे तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको रिवाइज कराता हूँ, सभी पे आपको ध्यान देना है, लेकिन अगर किसी पे स्पेशली बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, तो थोड़ा सा उस पर ज्यादा ध्यान देना। बाकी यूपीएससी के अभी नए अध्यक्ष प्रीति सुडान बनी है, तो ध्यान देना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे अभी माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा एम.के. रंजीत सिंह ने। तो एम.के. रंजीत सिंह जो कि एक संरक्षणवादी है और इन्होंने ही अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो गुजरात के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले ये जो एम.के. रंजीत सिंह है, इन्होंने भारत की वन्य जीव संरक्षण नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अभी उनकी ये जो बुक आई है, ये दुनिया के सबसे दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले 62 प्रजातियों और 78 उप प्रजातियों के बड़े स्तनधारियों की व्यापक जानकारी प्रदान करती है। तो बुक का नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। किसने लिखा ये याद रखेंगे, एम.के. रंजीत सिंह ने। चलो 2024 की कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज करवाऊं। जैसे कि एक बुक आई थी मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी, इसको तरुण चुग ने लिखा। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, इसको लिखा कल्पना शंकर ने, इसको लॉन्च किया था सौम्या स्वामीनाथन ने। भीम सिंह, इन्होंने भारत के 75 महान क्रांतिकारी नाम से बुक लिखी। और परिमल नाथ वानी ने कॉल ऑफ द गिर नाम से बुक लिखी। प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यन, इंडियाज एट द रेट्स 100 एंड विजन टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस नाम से बुक लिखी। डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम, पावर विद इन द लीडरशिप लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी नाम से बुक लिखी। कुलदीप गुप्ता, फ्रॉम ऑयल टू लिथियम नेविगेटिंग द फ्यूचर ऑफ एनर्जी नाम से बुक लिखी। अनिल रतुड़ी, खाकी में स्थित प्रज्ञा नाम से बुक लिखी। मदर मेरी कम्स टू मी, ये मेमोयर है अरुंधति रॉय का जो कि अगले साल लॉन्च होगा। बॉब वुडवर्ड, इसको इन्होंने बुक लिखी है वॉर नाम से बुक। और पॉलिटिक्स के 5 दशक, इस बुक को लिखा है सुशील कुमार शिंदे ने। तो ये 2024 के भी लेटेस्ट बुक्स हैं, मैंने आपको रिवाइज करवाई, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत और किस देश के बीच नसीम अल बहर का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा ओमान। तो नसीम अल बहर अभ्यास ये एक नौसैन्य अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है, जो कि भारत और ओमान के बीच में हुआ भी 13 से लेकर 18 अक्टूबर 2024 तक। और कहाँ पे हुआ? गोवा में, गोवा के तट पर यह हुआ। इसमें भारत की तरफ से INS त्रिकंद और डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने हिस्सा लिया। INS मतलब इंडियन नेवल शिप। अच्छा, ओमान के साथ अभी इसी साल हमने 2 एक्सरसाइज और किए थे। एक तो ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज किया था, जो कि एक वायुसैन्य अभ्यास है, एयर फोर्स एक्सरसाइज है, और एक अल नगाह अभ्यास किया था, जो कि एक आर्मी एक्सरसाइज है, थल सेना का अभ्यास है। ये दोनों हमने ओमान के साथ किए थे। और कहाँ पे? ओमान में ही किए थे। देखो, ओमान की कैपिटल मस्कट होती है, करेंसी होती है ओमानी रियाल। एक दुक्कम पोर्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ये ओमान में आपको मिलेगा। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि भारत ने इसका निर्माण किया है और संचालन भी भारत कर रहा है। दुक्कम पोर्ट है ये। चलो अभी 2024 के सारे इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज में आपको रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मिलिट्री एक्सरसाइज का रिवीजन करें। तो मेरे साथ साथ बोलिएगा, शीट में आपके सामने शो करूंगा, मैं भी बोलता जाऊंगा, आपको भी बोलना है देख देख करके, ताकि चीजें आपको याद होए, और याद है तो उनका रिवीजन हो जाता है। तो देखो फिर, तो इस साल का सबसे पहला एक्सरसाइज था डेजर्ट साइक्लोन, भारत और UAE के बीच में हुआ था राजस्थान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ था चेन्नई में। अयुत्या अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था। साइक्लोन अभ्यास इंडिया और इजिप्ट के मिस्र के बीच में हुआ, इजिप्ट में। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलो में। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज ये नाटो ने इसका आयोजन किया। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत फ्रांस UAE के बीच में हुआ, अरब सागर के ऊपर। सदा तनसीक अभ्यास भारत सऊदी अरब के बीच में हुआ, राजस्थान में। वायु शक्ति अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया, पोखरन राजस्थान में। मिलन अभ्यास इंडियन नेवल फोर्स ने आयोजन किया, लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में हुआ। दोस्ती अभ्यास भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ, मालदीव में। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। वैसे पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के श्री विजयपुरम हो गया, ये भी याद रखना। कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज, इसमें कई सारे देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया, भारत की तरफ से INS तीर ने। ये हुआ था सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में। सेशल्स के साथ अलग से हमने एक एक्सरसाइज किया, नाम है लिमिट, ये सेशल्स में ही। टाइगर ट्रियम्फ अभ्यास भारत US के बीच में हुआ, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन शक्ति अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था। धर्मा गार्जियन अभ्यास भारत जापान के बीच में हुआ, राजस्थान में। ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। डस्टलेक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, उज्बेकिस्तान में। सागर कवच अभ्यास का दूसरा संस्करण अभी हुआ था, दूसरा एडिशन, जिसमें सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया था। कहाँ पे हुआ ये? लक्षद्वीप में। उसके अलावा विक्टस हैच एक्सरसाइज अंतरिक्ष में पहली बार, ये एक तरह का युद्ध अभ्यास था, जिसका आयोजन किया था अमेरिका के स्पेस फोर्स ने। पूर्वी लहर अभ्यास भारतीय नौसेना ने आयोजन किया था, भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। गगन स्ट्राइक सेकंड भारतीय सेना और वायुसेना के बीच में हुआ था, ये पंजाब में। शक्ति अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, मेघालय के उमरोई में। ये भी प्रश्न अभी एग्जाम में आया था। तर्कश अभ्यास भारत और US के बीच में हुआ, कोलकाता में। रेड फ्लैग अभ्यास बहुपक्षीय अभ्यास है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया। अमेरिका ने किया था इसका आयोजन, अमेरिका के अलास्का में। उसी तरह से रिम्पैक का आयोजन भी अमेरिका ने किया था, अमेरिका के हवाई में। ये भी बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने हिस्सा लिया था, भारत की तरफ से INS शिवालिक गया था यहाँ पे। जिमेक्स एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में हुआ था, जापान में। तरंग शक्ति अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया, पहला संस्करण है तो इंपॉर्टेंट रहेगा, तमिलनाडु और राजस्थान में हुआ। हॉपेक्स अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में हुआ, इजिप्ट में। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ, थाईलैंड में। उदार शक्ति भारत मलेशिया के बीच में हुआ, मलेशिया में। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में हुआ, श्रीलंका में। पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना ने किया, लद्दाख में। ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था। खान क्वेस्ट अभ्यास, ये भी बहुपक्षीय अभ्यास है, भारत ने हिस्सा लिया था, मंगोलिया में हुआ। वरुण अभ्यास भारत फ्रांस के बीच में हुआ, भूमध्य सागर में। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका के बीच में हुआ, राजस्थान में। अल नजह अभ्यास, ये मैंने आपको बता दिया, ईस्टर्न ब्रिज बजातिया, और अभी नसीम अल बहर हमने देख लिया। अच्छा, जब भी पहले मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज का आपको रिवीजन कराया, आपने नोटिस किया होगा, ये जो नसीम अल बहर है, मैंने आपको बताया था नवंबर में होगा, ओमान में होगा, ठीक है। लेकिन अभी हमने देखा ये अक्टूबर में हो गया है, और कहाँ पे हुआ है? गोवा में हुआ है। उस वक्त यही बताया गया था, तो मैंने आपको वही बताया था, लेकिन अभी अपडेट करके मैंने आपको बता दिया ये गोवा में हुआ है। फिर भी अभी कई जगह न्यूज़ आर्टिकल में भी आप पढ़ोगे ना, तो ओमानी लिखा हुआ है, डेट भी गलत लिखी हुई है। तो मैंने PIB के आर्टिकल से आपको ये अपडेट किया है, तो ये सही है,
गोवा में हुआ। बाकी काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ उत्तराखंड में। मालाबार अभ्यास क्वाड देशों के बीच में हुआ था। क्वाड में 4 देश आते हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम में हुआ। और इप्सामार अभ्यास ये भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, साउथ अफ्रीका में। और काकाडू अभ्यास ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, भारत ने भी हिस्सा लिया था। तो ये 2024 के सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज मैंने आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको अपडेट दे दूं कि ये जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, जो भी रिवीजन मैं आपको एक्स्ट्रा में करवा रहा हूं, इन सबका पीडीएफ मैं आपको बना करके दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में होता है। अब पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे? पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे लिंक पे आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट वहां चले जाएंगे, वहां पे ज्वाइन का बटन होगा, तो ज्वाइन को प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी पीडीएफ अपलोड होता है, वीडियो अपलोड होता है या कोई भी जानकारी मुझे देनी होती है तो उसका सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता है। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे बेस्ट है टेलीग्राम। उसके अलावा इनकी क्विज भी मैं आपको करवाता हूँ प्रैक्टिस के लिए, डेली क्विज डाल रहा हूँ। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ, बीच में 6 महीने तक अपनी एप्लीकेशन बंद थी, तो उस बीच के क्विज वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन वो धीरे धीरे मैं अपडेट कर दूंगा। मुझे समय लगेगा क्योंकि एक साथ बहुत सारा काम है, तो मैं भी अकेला इंसान हूँ, एक साथ तो सारा नहीं कर पाऊंगा। ऊपर से फेस्टिवल सीजन अलग चल रहा है, घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 10-15 दिन के अंदर जो भी बैकलॉग है वो हम समाप्त कर लें। उसके बाद नई नई क्विजेज मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, जैसे स्टैटिक लेकर के आऊँगा, कुछ और जो भी हो सकता है अच्छा मैं आप लोगों के लिए करूँगा। तो एप्लीकेशन का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना, अगर आप क्रिक एग्जाम चैनल को मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो अपना कीमती लाइक। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा बाला देवी। बाला देवी एक भारतीय महिला फुटबॉलर है और ये किस राज्य से हैं? तो मणिपुर से हैं। और अभी ये 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल कर चुकी हैं और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं। अभी इन्होंने अपना जो 50वां गोल दागा है पाकिस्तान के खिलाफ दागा है, कहाँ पे? अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो हो रहा है नेपाल के काठमांडू में, वहीं पे इन्होंने किया है ये 50वां गोल। चलो इसी तरह से कुछ और इम्पोर्टेंट मैं आपको फुटबॉल से संबंधित प्रश्न करवाऊं जो हमारे न्यूज़ में रहे थे, आपका रिवीजन होगा। जैसे कि डूरंड कप, पहले तो याद रखना डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। अभी इसका 133वां संस्करण हुआ था और इसको गुवाहाटी का एक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है उसने जीत लिया, मोहन बागान को हराया। अभी जो 8वां अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 है ये डोमिनिकन रिपब्लिक में होगा। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि अभी इसी के लिए सहायक रेफरी के रूप में मेघालय की रिओह लंगधर को चुना गया था। 48वां कोपा कप हुआ था, इसको जीत लिया अर्जेंटीना ने, कोलंबिया को हराया। यूईएफए यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जिसे आप यूरो कप भी कहते हो, 17वां संस्करण हुआ, स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को हराया। वर्ल्ड फुटबॉल डे जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, 25 मई को मनाते हैं, नया मनाना शुरू किया। और अभी 2023-24 यूईएफए चैंपियंस लीग को जीत लिया, रियल मैड्रिड ने, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2029 वाला उज्बेकिस्तान में होगा, पहला सेंट्रल एशियन कंट्री है जहाँ पे होगा ये। और 2026 वाला ऑस्ट्रेलिया में होगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 वाला कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में। अभी एग्जाम में पूछा गया ये। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब इसको मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता, मोहन बागान को हराया। संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब सर्विसेज ने जीता, गोवा को हराया। बाकी फुटबॉल से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करें तो रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मड्डेगा कप, नेहरू कप, इन सब का संबंध फुटबॉल से है। और वर्ल्ड वाइड फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है फीफा। तो फीफा स्थापना होती है 1904 में, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट ज्ञानी इन्फेनिटो। ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर खोलने की घोषणा की है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी आईआईटी मद्रास ने अपना पहला इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर खोलने की घोषणा की है, कहां पे? यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। ये आपको याद रखना है। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात से ही याद आएगा कि अभी एक आईआईटी ने यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना कैंपस खोला था। किस आईआईटी ने? याद रखना, आईआईटी दिल्ली ने। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि बताओ किस आईआईटी ने अपना पहला ऑफशोर कैंपस खोला, यानी कि भारत के बाहर अपना पहला कैंपस खोला, तो आईआईटी मद्रास ने ही खोला था। कहाँ पे?
अफ्रीकी देश है तंजानिया। तंजानिया के जांजीबार में खुला था और वहां पे पहली महिला हेड बनी थी प्रीति अगलायम। चलो वैसे आईआईटी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया। बाकी आईआईटी जम्मू ध्वनि आधारित यानी कि साउंड बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम इसने डेवलप किया था। आईआईटी खड़गपुर की बात करेंगे तो सुंदर पिचई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया था आईआईटी खड़गपुर ने। अच्छा, आईआईटी खड़गपुर से आप याद रखना देश का पहला आईआईटी कौन सा था, तो आईआईटी खड़गपुर था। ये आपको कोलकाता पश्चिम बंगाल में मिलेगा। और आईआईटी इंदौर ने आर्मी के जवानों के लिए ई शूज बनाए हैं। आईआईटी मद्रास अभी NIRF रैंकिंग 2024 आई थी, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में ये टॉप पर है। भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी कहाँ पे स्थापित किया, आईआईटी मद्रास। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस ये उज्जैन में स्थापित हुआ आईआईटी इंदौर की सहायता से। एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए आत्मन नाम से एक एक्सीलेंस सेंटर किसने शुरू किया, आईआईटी कानपुर। सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट 2024 इसको जारी किया आईआईटी दिल्ली ने, और इसमें सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर वाला शीर्ष राज्य तमिलनाडु को बताया था। अभी डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को डेवलप किया था आईआईटी दिल्ली की सहायता से। तो ये कुछ आईआईटीज न्यूज़ में थे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आंसर होगा प्रबोवो सुबियांतो। तो अभी हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने किनको रिप्लेस किया, जोको विडोडो को रिप्लेस किया है। अब यहाँ पे इसी तरह से कुछ और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स मैं आपको कराऊंगा जहाँ पे किसी देश में प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन उससे पहले इंडोनेशिया को आप देखो मैप में, ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल जकार्ता होती है, उसकी नई कैपिटल नुसंतारा है, बोर्नियो द्वीप पर जो बनाई गई है। और यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। आपको याद होगा इसी साल जो 10वां वर्ल्ड वाटर फोरम है कहाँ पे आयोजित हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में। चलो फिर मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अभी आपको याद है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बनी कौन, हरिनी अमर सूर्या, और प्रेसिडेंट बने थे अनुराग कुमारा दिसानायके। फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बॉर्नियर बने, और अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तेब्बोने बन गए। थाईलैंड के पीएम पेंटोक्टार्न शिनावात्रा बने। और यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि किस देश के प्रधानमंत्री को वहाँ की कोर्ट ने अभी पद से हटा दिया था, तो वो थाईलैंड ही है। और उन प्रधानमंत्री का नाम था थाविसिन, श्रेता थाविसिन उनका नाम था, ये भी ध्यान में रखना। और तुनिशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी हैं। एस्टोनिया के प्रधानमंत्री क्रिस्टन मिशेल हैं। ईरान के प्रेसिडेंट बने मसूद पेजेस्कियान। यूके के पीएम कीर स्टारमर। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर डिक शूफ बने। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हल्ला टॉमस डॉटर बने। मैक्सिको की पहली राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा बने। चाड के प्राइम मिनिस्टर अल्लामाए हालिना। चाड के राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस देबी। वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम। और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक बने थे। तो यहाँ पे मैंने 18 देशों के अभी नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में साउथ कोरिया और किस देश को वर्ष 2025 में FTSE रसेल EMGB इंडेक्स में शामिल करने की घोषणा की है, तो आंसर होगा भारत। कंपनी FTSE रसेल जिसका मुख्यालय आपको लंदन में मिलेगा, ये एक इंडेक्स जारी करता है जिसका नाम है EMGB इंडेक्स, मतलब इमर्जिंग मार्केट गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स। तो इसमें इसने कहा कि ये भारत और साउथ कोरिया को इसमें शामिल करेगा 2025 से। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो अगर हम इस इंडेक्स में शामिल हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा देश इमर्जिंग मार्केट बन चुका है, मतलब तेजी से आगे बढ़ता हुआ मार्केट बन गया है। तो इससे विदेशी नागरिकों को हम आकर्षित कर पाएंगे। विदेशी नागरिक जो है वो हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश करेंगे। मतलब एक लाइन में कहूं तो इससे इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। तो ये एक तरह से अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज है। अच्छा, वैसे तो भारत अभी कई कारण से न्यूज में रहा था, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था, ये भारत अभी इसको 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष बनाया गया था। 2024 में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र की अध्यक्षता भारत ने की थी नई दिल्ली में। और 2024 में वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली की मेजबानी भारत ने की। 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप भारत में होंगे। 2024 में ही अभी 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी भी भारत ने की थी कोच्चि केरल में। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन ये नवंबर में होस्ट करेगा भारत, गोवा में होगा।
और तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी भारत ने की। पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ भारत में नई दिल्ली में। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन भारत में हुआ। नेचर के अध्ययन स्टडी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश भारत को बताया। यूएस के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में अभी भारत शामिल हो गया। 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। भारत अभी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब जिसका मुख्यालय पेरिस में है उसमें भी शामिल हो गया। भारत ने ट्रैकोमा को समाप्त कर दिया, ये आंखों को प्रभावित करता है। उसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए 77वीं WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक भारत में हुई। और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने मातृत्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में अग्रणी भूमिका के लिए किस देश को सम्मानित किया? भारत को। यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश भारत बन गया। और अभी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया, उसमें अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में टॉप पे भारत है, UNDP ने जारी किया था। और अभी भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाला 17वां देश बन गया था कोलंबिया। और आइडियाज योजना के तहत भारत से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश मॉरिशस बना था। तो भारत से संबंधित ये सभी करंट अफेयर्स हमने पढ़े, इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हाल ही में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 अक्टूबर को। तो हर साल 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य आयोडीन और इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। देखो, आयोडीन अल्पता नियंत्रण सप्ताह भी मनाते हैं 21 से लेकर 27 अक्टूबर तक, ये भी ध्यान रखो। अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, जिसे गलकंड या गोइटर आप कहते हो। और आयोडीन ये थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए जरूरी होता है। वैसे हमारा शरीर आयोडीन नहीं बनाता, इसीलिए हमें बाहर से फूड के माध्यम से आयोडीन जरूरी होता है लेना। और आपको बता दूं, भारत में 1992 में मानव उपभोग के लिए आयोडीन युक्त नमक को अनिवार्य कर दिया था। बाकी चलो अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस, कॉफी डे और वेजिटेरियन डे था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे और डॉल्फिन दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को क्या होता है? एयरफोर्स डे होता है। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और नेशनल पोस्टल डे और वर्ल्ड साइट डे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को विश्व पक्षी प्रवासी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 13 अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता दिवस। 14 को विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी होता है, ये भी ध्यान रखना। और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे मनाया था। 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस भी था, वर्ल्ड फूड डे। और 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। तो ये अक्टूबर के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी हाल ही में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा के पुरी में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया और यहीं पर दूसरा नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया। तो देश के 75 लाइट हाउसों में ये फेस्टिवल मनाया गया। लाइट हाउस क्या होता है आप फोटो में देख सकते हो, उस तरह के आपने देखे भी होंगे मूवीज वगैरह में। इन्हें लाइट हाउस कहते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है? जहाज वगैरह को जो सिग्नल देते हैं, ये वार्निंग देते हैं या सचेत करने का काम करते हैं। जैसे कि कोई शिप आ रहा है, लाइट हाउस देख लेगा तो वो समझ जाएगा, उसका कुछ इंडिकेशन होता है, जैसे कि इधर मत आओ, यहाँ पे पानी के नीचे चट्टाने हैं, या जो भी इनको सिग्नल देते हैं। तो इस तरह से सिग्नल देने का ये काम करते हैं। अच्छा, इस बार का ये दूसरा है। तो पहला वाला कब हुआ था? ये लाइट हाउस फेस्टिवल 2023 में हुआ था गोवा में। इसका आयोजन करता है शिपिंग मंत्रालय। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, वर्तमान में हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? और हाँ, मैंने आपको कई बार बताया ना, देखो इस साल जो कैबिनेट मंत्री बने हैं नए, क्योंकि नई सरकार बनी है, फिर से सरकार तो वही है लेकिन फिर से बनी है, तो बहुत सारे मंत्रालयों के मंत्री चेंज हुए हैं। तो मैंने आपसे बोला था एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी जो उड़ीसा वाला पेपर की मैंने आपसे बात की, वहां पे कैबिनेट मंत्रालयों से 2 मंत्रियों के नाम पूछे गए थे। अब 2 क्वेश्चन आगे बताओ, और 2 क्वेश्चन ये फ्री के मार्क्स हैं, और इनको याद करने के लिए ट्रिकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर वो वीडियो अभी भी आपने किसी ने नहीं देखा तो वो जरूर से देख लेना, क्योंकि हो सकता है आने वाले आपके एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाए। तो ये फ्री के मार्क्स हैं, इनको मत छोड़ना। जैसे 2-3 टॉपिक तो मैंने आपको बता दिए, उनको तो आप जरूर से देख लेना। और आप में से जो स्टूडेंट पहली बार
यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं अपने क्रैक एग्जाम चैनल पे, आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं और आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो बाकी के जो 2-3 वीडियोस मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ उसके लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लेना। वहां से डेफिनेटली प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में और सीधे सीधे मार्क्स है वो, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। बाकी उड़ीसा की यहाँ पे बात हुई, आज मैं उड़ीसा नहीं करवा रहा हूँ आपको रिवाइज, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी मैंने करवाया था और वैसे भी सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आज इसको हम नहीं देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। क्योंकि आज लगभग हर क्वेश्चन में मैंने आपको रिवीजन करवाया है बढ़िया, तो इसीलिए हमने उड़ीसा स्किप कर दिया। तो टेंशन नहीं लेना, मैं आपको करवाता ही रहता हूँ रिवीजन। तो अगले प्रश्न में देखो क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के पहले ट्रोजन शुद्ध ग्रह एस्टेरॉइड की खोज की है? तो आंसर होगा शनि, यानी कि सैटर्न। पहले तो आप ये समझो ट्रोजन शुद्ध ग्रह क्या होता है। तो ऐसे शुद्ध ग्रह यानी कि ऐसे एस्टेरॉइड जो उसी ग्रह के ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिस ग्रह का वो ट्रोजन शुद्ध ग्रह है। जैसे कि आप समझो ये सूर्य हो गया, इसके चारों ओर एक ऑर्बिट में अर्थ चक्कर लगा रही है, मान लो पृथ्वी यहाँ पे चक्कर लगा रही है और अर्थ के ही ऑर्बिट में एक शुद्ध ग्रह एक एस्टेरॉइड भी चक्कर लगा रहा है, तो ये कहा जाएगा कि ये अर्थ का ट्रोजन एस्टेरॉइड है जो अर्थ के ही पाथ पे, अर्थ के ही ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है। तो इस तरह से आप देखोगे हर बड़े ग्रह का ट्रोजन शुद्ध ग्रह होता है। वैसे अभी तक शनि का कोई भी ट्रोजन शुद्ध ग्रह खोजा नहीं गया था, पर अब खोज लिया गया है। तो शनि का ये पहला ट्रोजन एस्टेरॉइड है, इसका नाम रखा है 2019U0014। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा चंद्रमा, सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है? तो गैनीमेड है, और ये गैनीमेड है किसका? जुपिटर का है। और वैसे सबसे ज़्यादा ट्रोजन एस्टेरॉइड किस ग्रह के पास आपको मिलेंगे? तो जुपिटर में ही मिलेंगे, जुपिटर के पास मिलेंगे, बहुत सारे हैं। अगर मुझे इसका फोटो या कुछ मिल गया तो मैं आपको शो ज़रूर करूंगा। अच्छा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टाइटन ये किस ग्रह का उपग्रह है या सैटेलाइट है? नेचुरल सैटेलाइट, तो आंसर हो जाएगा सैटर्न, शनि का। और ये शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा भी है, या आप कह सकते हो पूरे सौरमंडल सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। पहला तो मैंने आपको बता दिया गैनीमेड है, दूसरा टाइटन है। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। एक बार फिर याद दिला दूं, अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। बाकी क्विज और पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था अभी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? न्यूजीलैंड। फिर पूछा अलाई बलाई महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तेलंगाना में। एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया MK स्टालिन। और अभी सेना प्रमुख ने बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र को कहाँ पे लॉन्च किया? सिक्किम। और लामलाई महोत्सव मनाया गया मणिपुर में। नई दिल्ली में पहले आरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? DY चंद्रचूड़। और एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? कजाकिस्तान। भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया, इसका नाम क्या है? पवनचित्र। चिराटे वेंचर्स ने किसे इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? नारायण मूर्ति। और आखिरी प्रश्न था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 7वां सत्र कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था किस राज्य की शिवपुरी जनपद पंचायत में देश की पहली PM जनमन कॉलोनी का निर्माण हुआ? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।